नरेश की नई नवेली पत्नी नीलिमा इधर उधर भाग रही थी और नरेश उसके पीछे हाथों में रंग लेकर दौड़ रहा था। उन दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। नीलिमा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। नरेश तो दीवाना था उसका। कहाँ भाग कर जाओगी? मैं तो तुम्हें रंग लगा कर ही रहूंगा। अरे मैं आपके हाथ आऊंगी तब तो रंगेगा, मैं आपके हाथ ही नहीं आऊंगी। अच्छा ये बात है, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहकर नरेश ने अपनी स्पीड बढ़ाई और अपनी पत्नी को जाकर पकड़ लिया और उसके गालों पर रंग मलने लगा। अरे छोड़िए छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं? रंग लगा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और होली में तो रंग लगाते ही है ना, प्यार का रंग। ये कहकर नरेश नीलिमा को घर के आंगन में ही बने रंगों की एक टंकी में उठाकर डाल देता है और खुद भी उस टंकी में प्रवेश कर जाता है। इस तरह रंगों की टंकी में घुसकर होली खेलने का मजा ही कुछ और है। अरे हटिए जी, मुझे शर्म आ रही है। अरे अपने पति से कैसा शर्माना। ये कहकर नरेश अपनी पत्नी नीलिमा को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टंकी में नीलिमा को एक ऐसी चीज दिखती है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। अरे सांप, टंकी में सांप है, सांप सांप। नरेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज से उसकी पत्नी नीलिमा तो जागी ही, उसके बगल के कमरे में सोए उसके 2 और भाई विवेक, अपनी पत्नी चंदा और पंकज अपनी पत्नी बिंदिया और उनकी माँ और बहन भी वहाँ पहुँचे। अरे नीलिमा भाभी कहाँ है सांप? अरे कहीं सांप वाप नहीं है, लगता है आपके भैया ने कोई सपना देखा है। नीलिमा की इस बात पर सभी हंस पड़े, लेकिन तभी नरेश के फोन पर एक कॉल आया। उसकी स्क्रीन पर देखा तो दिखा रहा था गंवार बीवी नंबर 1 कॉलिंग। उसे देखकर उसने अपना मुंह बनाया तो सभी ने इशारे में ही उससे पूछा कि किसका फोन है। अरे सीता का फोन है। ओ तेरी, आपकी वाली का कॉल आ रहा है तो हमारी वाली का भी कॉल आ रहा ही होगा। पंकज तू भी हो जा तैयार। नरेश ने फोन उठाया। हेलो, कैसे हैं? कैसा रहूंगा तेरे बिना, उदास हूँ। ओह सुनिए ना, इस बार होली में हम में से किसी को भी छुट्टी नहीं मिली, तो हम होली में आ नहीं पाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं, पंकज और विवेक होली की कितनी तैयारियों में जुटे हुए थे, वो भी अपनी पत्नियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारे बिना मेरी होली और विवेक और पंकज की अपनी अपनी पत्नियों के बिना होली तो बिल्कुल फीकी रहेगी। अजी अब क्या कर सकते हैं, जॉब भी तो करनी है ना। और हाँ, मैंने 30,000 आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, होली में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम नहीं रहोगी ये सबसे बड़ी कमी होगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा सीता, और होली तो नहीं खेलूंगा। ये कहकर नरेश ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद उसने ये बात अपने सभी भाइयों, अपनी माँ, बहन और पत्नी को भी बताई तो वे सभी खुशी से उछल पड़े। अरे वाह, क्या खुशखबरी दी है तुमने। मुझे लगा अगर वो तीनों गवारन होली में यहाँ आ जाती तो होली का सारा मजा किरकिरा हो जाता और तुम्हारी इन बीवियों को भी तो इनसे छिपाना पड़ता। असल में शारदा देवी के तीनों बेटे एक नंबर के निठल्ले थे। कोई काम धाम तो इन्हें करना ही नहीं था, लेकिन जिंदगी के सारे ऐश करने थे। शारदा देवी अपने बेटों की शादी करना चाहती थी, लेकिन अब निठल्लों को कौन अपनी बेटी देता, तो शारदा देवी ने गांव का रुख किया। एक बार शारदा देवी अपनी बेटी कामिनी के साथ सीता, गीता और बबीता के गांव गई हुई थी। वहां पर जाकर जब इन्हें पता लगा कि ये तीनों की तीनों बहनें आर्मी में नौकरी करती हैं, तो कामिनी, ये तीनों लड़कियां तेरे भाइयों के लिए सही रहेंगी। तीनों की तीनों फौज में नौकरी करती हैं, खूब सारा पैसा मिलता होगा इन्हें। बस किसी तरह इनसे तेरे भाइयों की शादी हो जाए तो फिर उनकी जिंदगी बन जाएगी। ये पैसे कमाएंगी और हम सब ऐश करेंगे। पर माँ, भैया तैयार होंगे? भले ही ये नौकरी करती हैं, लेकिन है तो गांव की गवारन ही। अरे सब तैयार होंगे, क्यों नहीं तैयार होंगे। और जहाँ तक रही गवारन की बात, तो इनको साथ कौन रखेगा। इनकी जहाँ पोस्टिंग होगी ये वहाँ रहेंगी और यहाँ हम अपने बेटों की दूसरी शादी कर देंगे। और जब इनकी छुट्टियाँ होंगी तो फिर नई बहुओं को कुछ दिन के लिए इधर उधर भेज देंगे और इनके जाने के बाद वो फिर वापस आ जाएंगी। वाह माँ, क्या शैतानी दिमाग पाया है तुमने। तुम्हें तो विलेन नंबर 1 का अवार्ड मिलना चाहिए। हैं? ये तू मेरी तारीफ कर रही है या बुराई? शारदा और कामिनी ने अपनी मीठी मीठी बातों में सीता, गीता और बबीता को फंसा लिया। उन्होंने उन्हें ये कहा कि उनके भाइयों का शहर में बहुत बड़ा बिजनेस भी है। देखो बेटी, कोई चीज की कमी नहीं है हमारे पास, बस हम चाहते थे कि हमारी बहू गांव की हो, संस्कारी हो। और तुम लोगों को देखा तो मेरी आंखें भर आई और लगा कि जो मैं चाहती थी भगवान ने मुझे दे दिया। शारदा देवी ने अपने तीनों निठल्ले बेटों की शादी कर दी। अपने बेरोजगार और अय्याश बेटों के लिए शारदा देवी फौजी बहुएं ले आई। शादी के बाद उन्होंने ये दिखाया कि उन तीनों के व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए वो घर पर ही रहते हैं। अरे
कोई बात नहीं माँ जी, हम है ना, हम ये घर चलाएंगे। हमारे पति अपनी कोशिश भी करते रहेंगे, आखिर पत्नी का काम तो पति की हेल्प करना है ना। लेकिन इस होली उन सभी के चेहरे से नकाब हटना था। आज सुबह की बात है, सीता, गीता और बबीता तीनों बहनें हर दिन की तरह अपने आर्मी कैंपस में बने मैदान में दौड़ लगा रही थी। साथ ही वे आपस में बातें भी कर रही थी। दीदी, इस बार होली में हम तीनों को ही छुट्टी मिल गई। बहुत समय बाद तीनों के तीनों अपने ससुराल में अपने पति के साथ होली मनाएंगे। हाँ बबीता, लेकिन ये बात हम लोग अपने पतियों को बिल्कुल नहीं बताएंगे। इस बार उन्हें हम अचानक से पहुंचकर सरप्राइज देंगे। क्यों, कैसा रहेगा? अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही मस्त है। सीता, गीता और बबीता तीनों गांव की हैं। बचपन में ही माता और पिता दोनों का देहांत हो गया था। बहुत संघर्ष किया इन तीनों बहनों ने। लोगों के घर जाकर उनके जूठे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया और फिर अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इनकी मेहनत रंग लाई और इन तीनों की नौकरी आर्मी में लग गई। सीता, गीता, ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है ना कि हम तीनों देश की सेवा करेंगे। बहरहाल होली का त्योहार नजदीक आ गया था। लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। पूरा बाजार भी होली के रंग में रंगा हुआ था। जगह जगह पिचकारियां, रंग, अबीर, गुलाल, होली पर पहनने वाले मुखौटे और रंग भरने वाले गुब्बारे लग रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को अपनी दुकान की ओर खींचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। अरे रंग ले लो, रंग नीले पीले रंग, गुलाबी रंग, रंग ले लो, रंग हरे आसमानी रंग, रंग ले लो। छोटी पिचकारी, बड़ी पिचकारी, ऑटोमेटिक पिचकारी और ये कार्टून वाली पिचकारी ले लो। इस होली को यादगार बना लो। शारदा देवी के तीनों बेटे नरेश, विवेक और पंकज भी अपनी पत्नियों के साथ होली की शॉपिंग कर रहे थे। मैंने रंगों के 10 पैकेट ले लिए हैं। इस बार तो तुझे पूरी तरह से रंगों से सराबोर कर दूंगा। हाँ तो मैं क्या आपको छोड़ दूंगी? मैं भी तो आपको ऊपर से नीचे तक रंग दूंगी। आज होली है। हर ओर रंगों की मस्तियाँ लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। शारदा देवी के तीनों बेटे भी होली के रंग में डूबे हुए हैं। वे तीनों के तीनों एक बड़े से टब में अपनी पत्नियों के साथ हैं और एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं, होली है बिंदिया। मजा आ रहा है ना होली में? हाँ? बिल्कुल आ रहा है जी। अपने पति के साथ होली खेलने में किसको मजा नहीं आएगा। शारदा देवी के तीनों बेटे इस बात से अनजान थे कि उनकी पत्नियां उन्हें सरप्राइज देने के लिए गांव आ चुकी हैं। सीता, गीता और बबीता जब अपने घर के बाहर पहुंची तो उन्हें अपने पतियों की आवाजें आई। वो चिल्ला चिल्ला कर होली है कह रहे थे। उनकी पत्नियां भी उनके सुर में सुर मिला रही थी। गीता, बबीता, ये हमारे घर से किन औरतों की आवाजें आ रही हैं? और हमारे पति तो फोन पर बोल रहे थे कि वो बहुत उदास हैं। वो होली कैसे मनाएंगे, लेकिन वो तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वे सभी अपने घर में दाखिल हुई और जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुई, उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनका खून खौल गया। उन्होंने देखा कि उनके पति टब में किसी दूसरी औरत के साथ होली खेल रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये सब क्या है? कौन है ये औरतें? माँ जी, कामिनी, ये सब कौन है? चुप क्यों है सबके सब? जल्दी बताओ क्या माजरा है ये, नहीं तो सभी को गोली से उड़ा दूंगी। गोली की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वे सभी गिड़गिड़ाने लगे और उन बहनों से माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, गोली मत मारो। शारदा देवी और उनके बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। छी, कितने घिनौने लोग हैं आप। अरे आप लोगों ने अपने फायदे के लिए हम तीनों को अपने निठल्ले बेटों के साथ बांध दिया। चलो वो भी ठीक था, लेकिन इनकी दूसरी शादी भी कर दी। हम सरहद पर खड़े रहकर दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पति, सास और ननद ही हमारी दुश्मन बन गई। लेकिन हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इतनी बड़ी धोखेबाजी के लिए सभी को जेल भेजेंगे। सीता, गीता और बबीता ने पुलिस को फोन किया। पुलिस उन सभी को लेकर जेल चली गई। उन पर मुकदमा चला। उधर तीनों बहनें वापस अपने कैंप में लौट गई। इस होली उन्होंने अपने जीवन के काले रंग को हटा दिया और आर्मी के अन्य जवानों के साथ होली का त्योहार खुशी खुशी मनाया। आप सभी को होली की दिल से शुभकामनाएं। आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। भागलपुर स्टेशन पर भारी भीड़ थी। भीड़ अधिकतर उन लोगों की थी जो होली में अपने गांव जा रहे थे। साल में एक बार ही तो आती है होली, इसलिए सभी अपनों से मिलने की ख्वाहिश लिए स्टेशन पर भागलपुर एक्सप्रेस के आने का इंतजार कर रहे थे। स्टेशन पर डॉक्टर सोनम अपना सामान लिए अकेली बैठी हुई थी। सोनम इन दिनों मायागंज अपने मायके आई हुई थी। होली पर वो अपने घर जा रही थी। तभी उसके पति ऋषभ का फोन आया। ऋषभ,
अभी आधे घंटे और लगेंगे ट्रेन को आने में। ओह, ये ट्रेन भी ना हमेशा लेट ही चलती है। कोई नहीं, अब तो आ ही रही है। और हाँ, रक्ष कैसा है? बिल्कुल ठीक है, तुम्हें मिस कर रहा है। तभी भागलपुर एक्सप्रेस आने की सूचना हुई और जैसे ही भागलपुर एक्सप्रेस आने की सूचना हुई, सभी यात्री अपने अपने सामान के साथ ट्रेन में बैठने की तैयारी करने लगे। 5 मिनट बाद ट्रेन आई। सोनम भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। ट्रेन भागलपुर की ओर चल पड़ी। ट्रेन के चलते ही मूंगफली वाले, चाय वाले भी अपनी रोजी रोटी में लग गए। मूंगफली ले लो, मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली, टाइम पास ले लो, टाइम पास। झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी, तीखी झालमुड़ी बोलिए। चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय, शुद्ध दूध वाली, अदरक वाली चाय, चाय चाय चाय, बोलिए बोलिए, गर्मा गर्म चाय। सोनम ने चाय वाले से चाय ली और वो खिड़की के बाहर देखते हुए चाय की चुस्की ले ही रही थी। तभी ट्रेन में हड़कंप मच गया। सभी लोग डर से इधर उधर भागने लगे। अरे बम है, बम है, बम है। बम का नाम सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एक यात्री ने तुरंत ही ट्रेन की चेन खींची। ट्रेन रुक गई। असल में ट्रेन के शौचालय के पास नीले रंग का एक लावारिस बैग मिला था। लोगों से पूछताछ की गई तो उस बैग के बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए सभी लोगों को लगा कि उस लावारिस बैग में बम ही होगा। अरे भाई, दूर हट जाओ यहाँ से, कहीं ये फट ना जाए। थोड़ी देर बाद रेलवे की पुलिस आई। बम निरोधक दस्ता भी आया। उस नीले बैग को खोला गया, लेकिन जैसे ही उस नीले बैग को खोला गया, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उस नीले बैग में 2 नवजात बच्चियां बेहोश पड़ी थी। हे भगवान, इसमें तो छोटी छोटी बच्चियां हैं। ओहो, वो कौन सा बेदिल इंसान होगा जिसने इन 2 मासूम बच्चियों को इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर होने के नाते सोनम ने तुरंत बच्चियों की जांच पड़ताल शुरू की। उन दोनों बच्चियों को तो पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बेचारी तो बेसुध पड़ी थी। वो दोनों बच्चियां सुहासिनी की थी। सुहासिनी राजेंद्र की पत्नी थी। अरे गुस्सा मत करो सुहासिनी, अब छुट्टी मिलने में देर हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन इस समय आपकी मुझे बहुत जरूरत महसूस होती है। अरे शोभा दीदी तो है ना वहाँ, मैं भी जल्द पहुँच ही जाऊँगा। सुहासिनी गर्भवती थी। उसका पति सेना में था। उसकी पोस्टिंग बॉर्डर पर थी, पर उसे छुट्टियां मिल गई थी और 2 दिन बाद उसे अपने घर निकलना था। लेकिन 2 दिन पहले जब वो अपने बॉर्डर पर ड्यूटी निभा रहा था, तभी उसकी नजर कुछ आतंकवादियों पर पड़ी जो सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। राजेंद्र उनको ललकारते हुए उनसे भिड़ गया। तुम लोगों के इरादे मेरे रहते हुए कभी सफल नहीं होंगे। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई। राजेंद्र ने अकेले ही 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दुर्भाग्य से आतंकवादियों की गोली उसे भी लगी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। भारत माता की जय। राजेंद्र देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाते निभाते शहीद हो गया। जब सुहासिनी को राजेंद्र के शहीद होने की बात पता लगी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुझे आप पर गर्व है, बहुत गर्व, लेकिन मैं अकेली हो गई। मेरे बच्चे अब अपने पिता को कभी नहीं देख सकेंगे। राजेंद्र की बड़ी बहन शोभा ने सुहासिनी को सांत्वना दी और हिम्मत रखने को कहा। शोभा की अपनी पति से नहीं बनती थी, तो वो राजेंद्र के घर पर ही रहती थी। शोभा की 3 साल की एक बेटी भी थी। राजेंद्र के शहीद होने के 20 दिन बाद की बात है। सुहासिनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शोभा उसे जल्दी से लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने उसे एडमिट कर लिया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान सुहासिनी की हालत ज्यादा खराब होने लगी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन 2 बच्चियों को जन्म देकर सुहासिनी चल बसी। आपकी भाभी ने 2 बच्चियों को जन्म दिया है, लेकिन वो नहीं रही। दोनों दूधमुही बच्चियों को लेकर शोभा अपने घर आ गई। इस बीच फौज की तरफ से धर्मेंद्र की मृत्यु के पश्चात उसे कुछ पैसे मिले। शोभा को उन पैसों का लालच हो गया। भैया भाभी तो रहे नहीं, तो इन पैसों पर मेरा अधिकार है, लेकिन ये अधिकार तब होगा जब ये दोनों बच्चियां नहीं रहेंगी, क्योंकि इनके रहते इन पैसों पर मेरा अधिकार होना मुश्किल है। फिर शोभा ने खतरनाक निर्णय ले लिया। उसने उन दोनों बच्चियों को पहले तो बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर एक नीले रंग के बैग में डाला और रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। इन बच्चियों को मैं लोगों की नजर बचाकर ट्रेन में छोड़ाऊंगी। बैग में पड़ी पड़ी ये मर जाएंगी। फिर भैया को मिले सारे पैसे पर मेरा और मेरी बेटी का अधिकार होगा। शोभा ने राक्षसों को भी शर्मसार करने वाला काम किया और उन दूधमुही बच्चियों को ट्रेन के डिब्बे के शौचालय के पास छोड़ा। बहरहाल
सोनम के ट्रीटमेंट से दोनों बच्चियों की तबीयत में सुधार होने लगा और जब सोनम अपने घर पहुंची तो वो दोनों बच्चियां उसकी गोद में थी। अरे ये बच्चियाँ कौन है, इन्हें कहाँ से ले आई? तब सोनम ने उन बच्चियों के मिलने की सारी बात ऋषि को बताई। इस बीच उनका बेटा रक्ष भी भागते भागते हुए वहाँ आया। मम्मा तुम आ गई, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। नानू कैसे हैं अब? मेरी ना परीक्षा नहीं चल रही होती ना तो मैं भी जाता आपके साथ। मम्मा ये बच्चे कौन है? तुम्हारी बहनें। ऋषि और सोनम ने उन बच्चियों को गोद ले लिया और उसे माँ बाप का प्यार देने लगे। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। 22 साल बीत गए। अब वो बच्चियां जिनका नाम पायल और प्रियंका था वे आर्मी की बड़ी अफसर बन गई थी। एक बार भी दोनों होली की छुट्टियों में ट्रेन द्वारा अपने घर आ रही थी। जब उनकी ट्रेन नाथनगर से गुजरी तो अचानक उन दोनों को किसी महिला के चीखने की आवाज आई। बचाओ बचाओ। पायल और प्रियंका ने जैसे ही उस आवाज को सुना वे दोनों डिब्बे की उस ओर भागे जहाँ से आवाज आ रही थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि 4-5 नकाबपोश डाकुओं ने एक बूढ़ी महिला और उसकी बेटी को बंधक बनाकर रखा है। साथ ही उनके कुछ साथियों ने बोगी में बैठे और भी लोगों से सारा सामान लूटने के बाद बंदूक के बल पर घुटनों पर बिठा रखा था। उन डाकुओं में से एक ने बूढ़ी महिला की बेटी की कनपटी पर बंदूक भी लगा रखी है और वो उनके चंगुल में छटपटा रही है। ए लड़की, ज्यादा छटपट मत कर, नहीं तो बंदूक की पूरी गोली तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दे। पहले तुम लोग अपना सारा माल हमें सौंप दो। हमारे पास जो भी था हमने दे दिया, अब कुछ भी नहीं है हमारे पास। देखो हमसे झूठ मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को हम अपने साथ ले जाएंगे। ये कहकर वो उसकी बेटी के बाल पकड़कर खींचने लगा। तभी पायल और प्रियंका उन डाकुओं पर टूट पड़ी। फौज में उन्होंने कई बार दुश्मनों को धूल चटाई थी। वे दोनों उन सारे डाकुओं पर भारी पड़ रही थी। तभी डाकुओं में से एक ने बूढ़ी महिला की बेटी पर गोली चला दी। ये देखकर प्रियंका उछलकर उसके पास गई और उसे बचा लिया, लेकिन इस क्रम में उसके पेट में गोली लग गई। आह! प्रियंका को घायल देख पायल के सिर पर खून सवार हो गया और वो एक बार फिर से डाकुओं पर टूट पड़ी। अरे ये लड़की है या झांसी की रानी, भागो! लेकिन उन दोनों बहनों ने सभी को धूल चटा दी। किसी ने फिर ट्रेन की चेन खींची। कुछ देर बाद पुलिस आई और उन डाकुओं को ले गई। साथ ही प्रियंका को अस्पताल ले जाया गया। वो बूढ़ी औरत और उसकी बेटी पायल और प्रियंका के साथ अस्पताल गई, क्योंकि प्रियंका ने उसकी बेटी को बचाने में ही तो गोली खाई थी। अस्पताल में सोनम और ऋषि भी पहुंच गए थे, क्योंकि पायल ने प्रियंका के घायल होने की खबर उन्हें दे दी थी। कहाँ है प्रियंका? कहाँ है मेरी बेटी? सोनम के द्वारा ही उस बूढ़ी औरत को पता लगा कि कई सालों पहले ये दोनों बच्चियां उसे ट्रेन में एक नीले बैग में शौचालय के पास पड़ी मिली थी। उस औरत ने जब ये सुना तो उसके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं, पायल और प्रियंका की बुआ शोभा थी। ईश्वर की लीला कैसी! सालों पहले जिन बच्चियों को मैं मरने के लिए ट्रेन में छोड़ आई थी, वो बच्चियां सालों बाद मेरी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है। मैं बहुत बुरी औरत हूँ, स्वार्थी औरत हूँ। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा वो सारे पैसे मुझे मिलेंगे तो मेरा और मेरी बेटी का जीवन सुधर जाएगा। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माफ कर दो। पायल और प्रियंका ने शोभा को माफ कर दिया। शोभा ने सालों पहले एक खेल खेला था, इन दोनों बच्चियों के जीवन को काला करने का, लेकिन ईश्वर ने तो इन बच्चियों की किस्मत में काला रंग नहीं, होली के सतरंगी रंग लिख रखे थे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें